ब्रह्म प्रकाश, पहले तो जो मैंने पढ़ा था उसको हिंदी में बता दूं कि देखिए इस स्केल का जो आपदा होता है, जो क्राइसिस होती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रीजनल और ग्लोबल कोऑपरेशन हो। ये भी आपको पता है कि ऐसे क्राइसिस में बॉर्डर मीनिंगलेस हो जाता है। जो इन्फेक्शन है, जो वायरस है, इधर से उधर जा सकता है। और इसी स्पिरिट में हमारे प्रधानमंत्री ने ये निश्चय किया था, ये इनिशिएटिव लिया था कि सारे सार्क कंट्रीज़ के जो मेंबर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, जिससे आपस में बातचीत करके इसको किस ढंग से और किस तरीके से इसको एड्रेस किया जा सके, इस पैंडेमिक को, उस पर विचार विमर्श हो सके। और आपने देखा होगा कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ, प्रधानमंत्री की तरफ से, हमारी तरफ से ऐसे बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हुए। और ये मैं बताना चाहूँगा कि जितने अनाउंसमेंट्स हुए हैं उस पर बहुत ही तेज़ी से प्रोग्रेस हो रहा है। अगर हम इमरजेंसी फंड की बात करें तो वो ऑलरेडी चालू है, और उसके तहत हमारे पास सार्क मेंबर कंट्रीज़ से काफ़ी रिक्वेस्ट आए हैं। और जो रिक्वेस्ट की जो अभी अमाउंट है वो $1 मिलियन के ऊपर चली गई है। और रिक्वेस्ट मास्क के लिए है, रिक्वेस्ट ग्लव्स के लिए है, रिक्वेस्ट डिसइंफेक्टेंट के लिए है, रिक्वेस्ट शू कवर्स के लिए है। तो इन सारे जो रिक्वेस्ट है वो कंसिडर किया जा रहा है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोसेस में है। जहाँ तक भूटान और मालदीव्स का सवाल है, वहाँ से जो हमारे पास ये रिक्वेस्ट आई थी उसको अंजाम दे दिया जा चुका है। जो सामान उन्होंने मांगा था उनको पहुँचाया जा चुका है। बाकी जो है उस पर काम चल रहा है। जहाँ तक रैपिड रिस्पांस टीम के अनाउंसमेंट की बात थी, तो ये मैं बताना चाहूँगा कि मालदीव्स और नेपाल से हमारे पास इनफॉर्मल रिक्वेस्ट आए हैं, इसको फॉलोअप किया जा रहा है। जो एक अनाउंसमेंट था हेल्थ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ऑनलाइन ट्रेनिंग, इस पर क्या हो रहा है, तो इसके लिए जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं सार्क कंट्रीज़ के, इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शेड्यूल्ड है। अगले कुछ दिनों में इसका हम अनाउंस भी कर देंगे डेट। और इसी मीटिंग में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स जो इसको फॉलो कर रहे हैं सार्क कंट्रीज़ में, उस पर हम विचार विमर्श कर सकते हैं। बाकी जो एक्शन पॉइंट्स हैं उस पर जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। तो जितने भी हमने अनाउंस किए थे उसके ऊपर, सबके ऊपर कार्रवाई चालू हो चुकी है और इसका रिजल्ट हम आने वाले दिनों में हम देख लेंगे। देखिए, पाकिस्तान का ऐसा है कि हमें लगा कि ये जो प्लेटफॉर्म किस लिए था? प्लेटफॉर्म था कि कैसे हम बाकी सारे देशों को लाएं, और इस रीजन में इसका पर्पस था कि जो पैंडेमिक है उसको आप कैसे एड्रेस करें। ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं था, एक ह्यूमैनिटेरियन प्लेटफॉर्म था, और उसका पाकिस्तान ने दुरुपयोग किया था। मनीष। Ravish, on corona diplomacy, building on the success of the SARC initiative, are we also planning such initiatives focused on other plurilateral, multilateral groupings? And also, beside the SARC region, have we received requests from other countries outside this region for help of any kind? Thanks. I think it's important for us to understand that at a time when many countries, provinces are in a lockdown situation, some sort of a virtual interaction becomes inevitable and would be useful. In that context, I'm sure many countries would be exploring that possibility to have interaction with leaders around the world, how they're implementing, they're dealing with the situation, and what kind of initiative they're taking to control and contain this. So it's very natural. Ideas are coming up, and we need to see how far we can take that forward. We'll be working on them. And what was the second question? Yes, there have been some ideas thrown. There have been interactions, ideas been coming up to the Minister of External Affairs, but nothing concrete at this stage. We'll have to see, because I think around the world, I think people and the leaders are quite perturbed, concerned about tackling the situation at this point of time. So as and when these initiatives or ideas come up, I think there will be some due consideration for such ideas. Manish, on the G20, you must have seen the statement which has been put out by Saudi Arabia, which is the chair of the G20. You know, our decision when to schedule, what is the agenda, who all will participate, the format, etc.
that is something which the chair will decide, and you are aware and familiar with the conversation which Prime Minister had with the chair a couple of days back. Suhasini? One was on the situation of overseas citizens of India. Most countries around the world have put out travel restrictions saying that their citizens as well as permanent residents can return. On the other hand, India stopped the entry of all OCIs because it has put in abeyance their rights to return. Many of those OCIs actually live in India, permanent residents in India. I was wondering if there is any rethink on bringing them back. The second question I really had was about Japan. On March 10th, Japan was part of the countries from which there were travel restrictions. On March 11th, this was lifted. I just wanted to know why. Thanks. Thank you, ma'am. I think if you analyze the gravity of the situation, you will understand that it is not advisable for people to move from one region to another region. So you have to see that in the context of the gravity of the crisis in the world. So, and again, we need to understand that these restrictions are temporary in nature. So one should not panic first. So if there were, if let's say Indians who are held up in some places, our advice would be to stay put, because ideally in such a situation, they should be able to take care locally with whatever resources they have. And also, I think our missions, our ambassadors are in the forefront to supporting these stranded Indians wherever they are. They are reaching out to them and addressing their concerns. And to the extent possible, we are doing our best. Now, your second question on why Japan is taken out of the list. I think the developments have been reviewed from time to time in terms of how countries are tackling their own situations. And going by the number of the way they have tackled, the numbers coming down is one indication that yes, you could take it out. That was one of the considerations when their travel advisory was issued subsequently that took out Japan from the list.